नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह 6वां लेक्चर है। जो स्टूडेंट नए हैं और जिन्होंने इससे पहले के 5 लेक्चर को नहीं देखा, वह सबसे पहले जा कर के उन 5 लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उन 5 लेक्चर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से जा कर के आप लोग एक एक करके उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन स्टूडेंटों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह पहले सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने कल के लेक्चर में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था और कहा था कि उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वह न्यूमेरिकल लिया था। देखिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। 2 वस्तुएं ए व बी हैं जिन पर क्रमशः +7 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर दूर दूर रख दिया जाता है तब उस समय ए व बी पर आवेश की मात्रा बताइए। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो जो चीज़ दिया है उन चीज़ों को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ए पर जो आवेश की मात्रा है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 वस्तुएं ए व बी पर जिन पर क्रमशः का मतलब हुआ कि जिस क्रम में लिखे हैं, सबसे पहले ए लिखा है तो यह ए पर आवेश है, फिर उसके बाद बी लिखा हुआ है तो यह बी पर आवेश है। तो देखिए यहाँ पर ए पर आवेश कितना है, यहाँ पर क्यू ए लिख दे रहे हैं। देखिए क्यू मतलब आवेश और ए मतलब ए पर क्यू ए पर आवेश है +7 माइक्रोकूलाम का और क्यू बी पर कितना है -3 माइक्रोकूलाम का। अब पूछ क्या रहा है, जब इन्हें आपस में स्पर्श करा करके, मतलब ए और बी को एक दूसरे से जब टच करा करके कह रहा है क्वेश्चन में, जब दूर दूर रख देते हैं तब दूर दूर जब रख देते हैं तो उसके बाद ए पर कितना आवेश है और बी पर कितना आवेश है उसको बताना है। तो देखिए हमने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था चालन विधि। उसमें क्या बताया था कि 2 वस्तुओं को जब लोग नोट पॉइंट में उसमें बताया था कि जब 2 वस्तुओं को, यहाँ पर देखिए उसमें नोट पॉइंट में क्या बताया था, वहाँ पर बताया था कि एक वस्तु ए थी और बी थी। जब उन दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा रहे थे या फिर चालक तार द्वारा जोड़ रहे थे तो उन पर आवेश की जो मात्रा थी, इस पर Q1 था वहाँ पर और यहाँ पर Q2 था, प्लस वहाँ पर लिए थे तो इसीलिए प्लस ले रहे हैं यहाँ पर। तो उन पर जो आवेश की मात्रा टच कराने के बाद जो आ रही थी वह दोनों आवेशों के योगफल का आधा आ रहा था, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को चिन्ह से जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टच कराने के बाद ए पर कितना आवेश आया है, बी पर कितना आवेश आया। तो यहाँ पर यह हटा दीजिएगा, यह तो नोट पॉइंट में कल का था उसको मैंने समझाया। तो देखिए अब लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, इन दोनों आवेशों को QA + QB/2 हो जाएगा। तो चिन्ह सहित यहाँ पर लेंगे इन दोनों आवेशों को। तो देखिए यहाँ पर QA जो है +7 माइक्रोकूलाम का है और QB जो है -3 माइक्रोकूलाम का। यहाँ पर माइक्रोकूलाम इस तरह कॉमन हो जाएगा और 2 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा +4 का और 2 यहाँ पर माइक्रोकूलाम। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा +2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ से लिख देंगे अतः ए व बी प्रत्येक पर, मतलब ए पर भी और बी पर भी प्रत्येक पर +2 माइक्रोकूलाम का आवेश होगा। उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को। देखिए इसमें बोला था
क्या था कि दो वस्तुएं हैं जिन पर जो दो वस्तुएं ए और बी हैं जिन पर आवेश +7 माइक्रोकूलाम का -3 माइक्रोकूलाम का है, और फिर इन दोनों को आपस में टच कराया गया है और फिर दूर दूर कर दिया गया। तो पूछा क्या था कि टच कराने के बाद ए पर कितना आवेश हो जाएगा और बी पर कितना आवेश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि चालन विधि में जब हम लोग टच कराते हैं, टच करा के अलग अलग रख देते हैं, तो उन पर आवेश जो होता है उन दोनों के आवेशों के योगफल के आधा हो जाता है, और उसमें जो योगफल करते हैं आवेशों का वह चिन्ह सहित करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वही किया, यहाँ पर QA का मान रख दिया और QB का मान रख दिया चिन्ह सहित, फिर भाग किया और आ गया 2 माइक्रोकूलाम +2 माइक्रोकूलाम। तो इस तरह से जब टच करा के हम लोग ए और बी को रखेंगे तो उस पर +2 माइक्रोकूलाम का आवेश होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखिए आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जितना इम्पोर्टेंट कहें वह कम है। देखिए आज का क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। देखिए यह बोर्ड लेवल पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में इससे जो सूत्र का निगमन होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, और बोर्ड लेवल पर भी उसके जो सूत्र इससे निकलता है कूलाम के नियम से उस पर न्यूमेरिकल काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेंगी। तो सब हम लोग को आज कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सिर्फ इस पर कूलाम के नियम पर भी आधारित न्यूमेरिकल बस यही 2 टॉपिक को आज देखेंगे, क्योंकि यह कूलाम का नियम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कूलाम का नियम। कूलाम का दोस्तों कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिंदु आवेश क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बिंदु आवेश, क्योंकि कूलाम के नियम में बिंदु आवेश शब्द का प्रयोग होगा, तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि बिंदु आवेश होता क्या है। बिंदु आवेश, देखिए बिंदु आवेश को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट चार्ज। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बिंदु आवेश का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि बिंदु आवेश होता क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। यदि दो, उम्मीद करता हूँ वहाँ पर दिख रहा होगा, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, यदि 2 आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, यदि 2 आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश कहते हैं। देखिए बिंदु आवेश होता है क्या, देखिए यह कह रहा है, परिभाषा क्या कह रहा है, यदि 2 आवेशित पिंडों की विमाएं, मान लीजिए यह कोई 2 पिंड है, 2 पिंड का मतलब वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु ए है दूसरी बी है, ठीक है। यहाँ पर 2 वस्तु कौन कौन सी है, एक ए है और दूसरी बी है, और यह कह रहा है कि इन दोनों की विमाएं का मतलब होता है, इनका विमाओं का मतलब होता है, यदि मोटे शब्दों में देखा, इनके आकार से। यह कह रहा है कि यदि 2 वस्तुएं हैं, आवेशित वस्तु का मतलब होता है कि उन पर आवेश है, और उन वस्तुओं की जो आकार है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है, इनके बीच की दूरी की तुलना में
इनके जो बीच की दूरी है उसके तुलना में बहुत कम हो, लगभग बहुत ही कम हो, तो इस पर जो आवेश है उन आवेशों को हम लोग बिंदु कहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसका आकार, इन दोनों वस्तुओं का आकार बहुत छोटा है और इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इस पर जो आवेश है उन आवेशों को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम। देखिए अब देख लेते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम, इसको इंग्लिश में कूलाम्स लॉ कहते हैं। कूलाम्स लॉ, देखिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलाम के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, किसने दिया था और कितने सन में दिया था। देखिए सबसे पहले कूलाम के नियम का, देखिए जो कूलाम के नियम का प्रतिपादन हुआ है, मतलब दिया गया वह 1785 ईस्वी में दिया गया है। कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में दिया गया था। और किसने इसको दिया था? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उनका पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम कूलाम था। तो आप लोग भी कूलाम ही जानिए। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो उनका नाम था कूलाम। देखिए उन्होंने क्या किया, दो बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश था Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2, उनके बीच जो लगने वाला बल था उसी को ही उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। उसी के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम लोगों ने कूलाम का नियम कह दिया। देखिए कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम, उन्होंने ही दिया। और वह किस संबंध में दिया? उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, कौन से बल हो सकते हैं, उनके बीच आकर्षण बल लग रहा हो या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, तो जो उनके बीच लगने वाले बल थे उन्हीं के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो देख लेते हैं वह नियम क्या था। सबसे पहले हम लोग उस नियम को लिख लेते हैं। तो देखिए वह नियम क्या था, दो बिंदु आवेशों के बीच बिंदु आवेश। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम लोग ऊपर बताए हैं कि बिंदु आवेश होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर कूलाम के नियम में बिंदु आवेश आया है, तो आप लोग समझ जाएंगे बिंदु आवेश का यहाँ पर मतलब क्या है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों का मतलब होता है कितना आवेश मात्रा में है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलाम का नियम है। देखिए अभी इसको समझा रहे हैं, यह नियम क्या कह रहा है।
देखिए कूलाम जी ने इस नियम के अनुसार क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यह क्या कर रहा है नियम, आप उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए प्लस दोनों है, प्लस प्लस है, ठीक है, धन आवेश दोनों पर है। दो बिंदु आवेश है, तो इस नियम के अनुसार यह क्या कर रहे हैं, जो यह इनके बीच जो लगने वाला, देखिए हम लोग जानते हैं कि जब प्लस प्लस रहते हैं तो एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। कौन सा बल आरोपित करेंगे? प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, यह नियम क्या कर रहा है तो कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल है, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह कह रहा है नियम कि यह जो प्रतिकर्षण बल है, मान लीजिए प्रतिकर्षण बल यह जो प्रतिकर्षण बल है इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के, इनका परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब होता है उसका मान क्या होता है। उसमें हम लोग यह नहीं देखते हैं कि उस पर आवेश धन है या फिर ऋण है, हम लोग सिर्फ उसका मान ले लेते हैं कि कितना वह है, कितना क्वांटिटी में उस पर आवेश है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह इनके परिमाणों के, परिमाण का मतलब होता है इसका परिमाण होगा, परिमाण को क्यू इस तरह मॉड में लगा करके हम लोग जो जिसका निकालना रहता है मॉड के अंदर उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस क्यू का परिमाण निकालना है, तो इस तरह हम लोग लगा लेंगे, Q1 लिख लेंगे और इसका परिमाण लिख लेंगे Q2। तो यह जो कह रहा है इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल, तो यहाँ पर Q1 का परिमाण हो गया और इंटू यह गुणा का चिन्ह और दूसरा Q2, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए यह समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर A समानुपाती B लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। क्या कहते हैं इंग्लिश में? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। इसका मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है यदि A B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, या फिर अगर ये A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है यह। और देखिए दूसरा जो चिन्ह होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरफ यदि A, इस तरफ दोनों का सिंबल तो एक ही होता है, लेकिन इसका लिखने का तरीका यह होता है, ठीक है। यह व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है यदि A बढ़ेगा तो B घटेगा, और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। A इज इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रम। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। या फिर हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में A समानुपाती B और A व्युत्क्रमानुपाती B। तो देखिए यहाँ पर इस नियम में क्या बोला गया है? इस नियम में बोला गया है कि बिंदु आवेश हो, जो दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी, मान लीजिए यह Q1 और Q2 के बीच की दूरी इस तरह हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह Q1 हो जाएगा और यहाँ पर Q2 है, या Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Q1 है और यह Q1 है और यह Q2 है, इनके बीच का दूरी हम लोगों ने मान लिया क्या? R। तो यह बोल रहा है कि यह दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। यह तो इतना हम लोगों ने इसको कर लिया। और फिर दूसरा बोल रहा है इसका पार्ट कि उनके बीच की दूरी के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह कूलाम का नियम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप लोगों ने क्लास 11th में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा तो वह एकदम इसी पर आधारित है। मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर ही कूलाम का नियम एकदम आधारित है। वहाँ पर क्या होता था, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के
व्युत्क्रमानुपाती था और उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। यहाँ पर क्या है, जो इनके बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एकदम इसी नियम पर गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही यह कूलाम का नियम आधारित है। उम्मीद करता हूँ आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखिए, इससे एक नोट पॉइंट और है। इसमें कूलाम जी ने कहा था यह जो बल है इनके बीच जो बल लग रहा है वह दोनों यह जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, देखिए यहाँ पर यह जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसके ही दिशा में लगेगा। इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा, या फिर हो सकता है आकर्षण बल है तो इधर लगेगा और इसके का इधर लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, ऐसा नहीं है। यह जो दोनों रेखाओं को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा उसी की दिशा में लगेगा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कूलाम का नियम समझ में आ गया। और जो अभी मैंने बोला उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यह बल, कौन सा बल? कूलाम बल, या फिर कूलाम बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। या जो बल लग रहा है इसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसे हम लोग कूलाम बल कह सकते हैं या फिर स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का मतलब मैंने अभी समझाया कि जो इन दोनों आवेशों को जब हम लोग मिलाते हैं जिस रेखा के अंतर्गत, उसी रेखा के अंतर्गत इन पर बल लगेगा। ऐसा नहीं है कि उस रेखा के किसी भी दूसरे दिशा में, जैसे या मान लीजिए इधर रेखा है तो इस तरफ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन दोनों आवेशों को जिस दिशा में हम लोग मिला रहे हैं उसी दिशा में ही लगेगा, उस रेखा के दिशा में ही लगेगा और कहीं भी इधर उधर बल नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसके कूलाम के नियम से जो सूत्र आता है, जो बल का सूत्र आता है उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब स्थिर वैद्युत बल मतलब कूलाम बल के हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु आवेशों को। मान लीजिए एक बिंदु आवेश था Q1 और दूसरा है Q2, इससे कुछ दूरी पर रखा है Q2, जिनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना R है। ठीक है, एक बिंदु आवेश का परिमाण है आपका Q1 और दूसरे का Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर अच्छे से हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएगा, सिर्फ समझा दे रहे हैं कि किस तरह से इसका निगमन करेंगे। तो देखिए यह हम लोग कूलाम के नियम से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, जो यह बल होगा इनके बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण जो बल होगा, इनके जो आवेशों का परिमाण उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पर इनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा जो इनका आवेशों का परिमाण है, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब लिखिए कि समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F, यह समानुपाती का चिन्ह होगा, Q1 Q2 बटे के R² हो जाएगा। देखिए जब भी हम लोग समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं किसी भी निगमन में, ऐसा नहीं है कि कूलाम के नियम के निगमन में, किसी भी सूत्र के निगमन में यदि समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं तो कोई समानुपाती, कोई नहीं तो कोई एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर एक नियतांक आता है K, जिसका K को हम लोग कहते हैं समानुपाती नियतांक, जहाँ K क्या है,
जहाँ के समानुपाती नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस के को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक, इसको स्थिर वैद्युत नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जब इसमें देख रहे हैं स्थिर वैद्युत बल का के मान को देख रहे हैं कि वह कितना आएगा, इसीलिए जो यह के होगा, जो समानुपाती नियतांक है, उसे हम लोग उस स्थिर वैद्युत नियतांक कहेंगे। अब देख लेते हैं, देखिए यही जो है आपका फार्मूला है एकदम हेड, इसी से हम लोग पूरा सवाल को न्यूमेरिकल जितने भी इस पर कूलाम के नियम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल रहते हैं उन सभी को हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर के का मान हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट हम लोग के का मान देखेंगे एसआई या फिर कह दीजिए एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में के का मान क्या होता है? एमकेएस पद्धति में के का मान, के क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक है के का मान एसआई पद्धति में। देखिए यह के का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसको कूलाम जी ने ही निकाल कर दिया था कि के का मान कितना होगा। देखिए उन्होंने कितना इसका मान दिया था, के का जो मान उन्होंने एमकेएस पद्धति में या फिर बोलिए एसआई पद्धति में दिया था वह 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, के का मान कितना होता है एमकेएस पद्धति में? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और यह के का मान कब होता है? जब हम लोग दोनों आवेशों को, या जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 को जब हम लोग वायु या निर्वात में रखे रहते हैं तब यह होता है। इसी निर्वात में रखे रहते हैं तभी यह के का मान इतना आता नहीं, तो के का मान दूसरा आएगा। और वह क्या आएगा, जैसे जैसे हम लोग वीडियो में अगली वीडियो आएगी या फिर उसके बाद वाली वीडियो रहेंगी उन सभी में बताएंगे कैसे कैसे हम लोगों का के का मान अलग माध्यमों में रखने पर कैसे के का मान परिवर्तित हो रहा है। और एमकेएस पद्धति में इसी का मान क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी को हम लोग यह भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए यह क्या है, यह इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, इंग्लिश में अगर बोले, देखिए हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको जीरो को नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। और यह रियल में होता क्या, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए इस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को हम अगले लेक्चर में बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसका मान कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है, उन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। देखिए के का मान एमकेएस पद्धति में कूलाम जी ने क्या दिया था, के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर के का मान इस 1/4 पाई, या पाई है, पाई का मान कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा, पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान यहीं पर हम बता दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप लोग अभी देखिए, इसको सिर्फ हम लोग ज़रूरत के अनुसार यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोग न्यूमेरिकल में लगाते समय के का मान यहीं रख देते हैं ताकि न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर इसका यूज करते हैं। आप लोग दोनों को याद रखिएगा कि के का मान क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे कि के का मान जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा 9 × 10⁻9 रखेंगे, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा इसका तो इसको रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको के का मान समझ में आ गया होगा कि एमकेएस पद्धति में क्या होता है। अब देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है। सीजीएस पद्धति में के का मान देखिए, सीजीएस पद्धति में के का जो मान होता है वह 1
एक डाइन। देखिए न्यूटन एसआई पद्धति में मात्रक है बल का, और जो सीजीएस पद्धति में होता है उसका डाइन होता है, और मीटर का जो सीजीएस पद्धति में होता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और कूलाम का जो होता है स्टेट कूलाम होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कूलाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, और आप लोगों ने यह क्लास 11 में पढ़ा होगा। न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और मीटर का जो होता है सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से आप लोगों का के का सीजीएस पद्धति में मान 1 हो गया, और मात्रा क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर हो गया। या स्टेट कूलाम पूरा पर होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं सीजीएस पद्धति में, कैसे हम लोगों को 1 प्राप्त होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम लोगों के का मान क्या प्राप्त हुआ, एमकेएस पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में जो न्यूटन का मान होता है वह डाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन का जो मान होता है डाइन होता है, और मीटर का जो सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर होता है, और कूलाम का जो होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। और इनका मान कितना होता है वह देखते हैं। देखिए जो 1 न्यूटन होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप लोगों को यह क्लास 11 में पता होगा, नहीं पता है तो अब जान लीजिए कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। देखिए इसको मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। तो जब इन सभी को रखेंगे इसमें के बराबर इस तरह देखिए दिखाई दे रहा है 9 × 10⁹, और न्यूटन का 10⁵, या डाइन में कन्वर्ट हो गया न्यूटन, और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 का वर्ग, और सेंटीमीटर में होगा या कन्वर्ट। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डाइन, यहाँ रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और भाग में रहेगा आपका 3 × 10⁹ का होल वर्ग रहेगा, और स्टेट कूलाम का वर्ग रहेगा। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो वह पूरा कट कर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये भाग में है तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, क्योंकि अब पेज पलटना पड़ेगा तो इसे यहीं पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है 9 × 10⁵, इन सभी घातों को जोड़ दे रहे हैं। देखिए 9 × 5 = 14, और यहाँ पर देखिए 2 घात है और 2 घात इसमें 4, 14 × 4 = 18 घात। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाता है, और 9 इसका जब वर्ग करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए यह पूरा कट जाएगा, यहाँ से पूरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को सीजीएस पद्धति में के का मान कैसे आया है 1, तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे किस प्रकार से सीजीएस पद्धति में के का मान 1 आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं एक नोट पॉइंट की ओर। तो देख लेते हैं यहीं पर उस नोट पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब पेज नहीं हम पलटेंगे। देखिए नोट पॉइंट में क्या है, देखिए हमने देखा जो जैसे जैसे हम लोग पद्धति को और जो क्या था आवेश को रखे हुए थे जिस माध्यम वैसे बदल रहे थे, वैसे वैसे जो के का मान था वह बदल रहा था। एमकेएस या फिर एसआई पद्धति में कुछ और मान आ रहा था और सीजीएस पद्धति में कुछ और। यदि हम लोग माध्यम को भी आवेश के माध्यम को भी चेंज करेंगे तब भी के का मान परिवर्तित होगा। यहाँ पर दोनों माध्यम देखिए, जो 9 एमकेएस में आया 9 × 10⁹, वह हम लोग आवेश को जब हम लोग रखेंगे वायु या निर्वात में तब यह आएगा, और यह भी जो है हम लोग आवेश को वायु या निर्वात में रखेंगे तभी आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो के का मान होता है, के का मान जो होता है वह पद्धति पर और माध्यम पर, आवेश के माध्यम पर, आवेश किस में रखा हुआ उस पर निर्भर, पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ से जो फार्मूला अब निकल के आएगा इसका एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा, के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2
बटे के आर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो सकता है एमकेएस में या न्यूटन में इसका आंसर आएगा, या फिर आपका यह हो सकता है कि एफ बराबर मान रखना चाहिए डायरेक्ट, तो आप रखते 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। देखिए यह अगर इस तरह भी Q1 Q2 रख दे रहे हैं तो यह भी परिमाण को ही व्यक्त करता है, न्यूटन। इस तरह से आपका सूत्र बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर से एक बार पूरा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बिंदु आवेश क्या होता है। देखिए बिंदु आवेश को हम लोगों ने कहा इंग्लिश में पॉइंट चार्ज। देखिए बिंदु आवेश क्या था कि यदि दो आवेश हैं, दो आवेशित पिंड और उनका जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा है, मतलब उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा और उनका आकार बहुत छोटा है, तो उनका पर जो आवेश होगा उसे हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। फिर अगला हमने देखा कि कूलाम का नियम क्या था। तो देखिए कूलाम का नियम जो था 1785 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम जी, उन्होंने दिया। और उस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, वह था उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन दोनों आवेशों के परिमाण का मतलब मैंने बताया कि मात्रा, कितनी आवेश की मात्रा है। हम लोग उसमें नहीं देखते हैं कि धन है उस वस्तु पर आवेश की प्लस माइनस है, सिर्फ उसका परिमाण देखते हैं। ठीक है, तो उसमें कूलाम के नियम में क्या था कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, या फिर इसी को समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने देखा इसी में कूलाम जी ने बताया था कि यह जो बल है, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, मतलब इनके बीच लगने वाली जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अन्य दिशा में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी अन्य दिशा में हो सकता है। वह हमेशा लगेगा तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही दिशा में लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका यूज भी है काफ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि फार्मूला, मतलब कूलाम बल कितना निकल के आता है दो बिंदु आवेशों के बीच, तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से डेरिवेशन किया, तो निकल के आया F बराबर K Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। फिर देखा हम कि K क्या है, K था एक समानुपाती नियतांक जिसे कहा गया था स्थिर वैद्युत नियतांक। और फिर हमने देखा कि SI पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति में K का मान कितना था, तो वह था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, देखिए इसको इंग्लिश इसका हम हिंदी में लिख दिए हैं एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। आप लोग देखिए एप्सिलॉन नॉट को लेकर परेशान नहीं होइएगा क्योंकि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मान कैसे निकलता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है वह नीट में पूछा गया है, कई बार नीट में आया और बोर्ड लेवल पर भी आता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमने देखा सीजीएस पद्धति में K का मान क्या होता है, तो वह K का मान था 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर। वह कैसे आता था उसको हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की ओर, कूलाम के नियम पर आधारित है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं वह न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश +4 कूलाम एवं 6 कूलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है दो बिंदु आवेश, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, यह Q1 है और दूसरा Q2 है। कहा है कि जो Q1 मान लीजिए Q1 का आवेश है या Q2 का आवेश है। Q1 पर जो आवेश है +4 कूलाम का है और Q2 पर जो आवेश है +6 कूलाम का है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यह दोनों जो है 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तब बताइए इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से जो बल का सूत्र होता है K
Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यह के का मान जो होता है, देखिए हम लोग एमकेएस पद्धति में क्या होता है, के का मान जो होता है एमकेएस पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और हम लोगों के यहाँ पर पता ही है Q1 का परिमाण कितना है, Q2 का परिमाण कितना है। तो देखिए यहाँ पर Q1 का जो परिमाण है वह 4 है और Q2 का जो परिमाण है यहाँ पर 6 है। देखिए यहाँ पर परिमाण में सिर्फ हम लोग कितना उसकी मात्रा है उसको लेंगे, उसमें प्लस माइनस उस पर आवेश प्लस है कि माइनस उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, के का मान रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1 का मान है 4 और Q2 का मान है आपका 6 कूलम। तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर हो गया आपका। और नीचे आपका क्या हो, इनके बीच दूरी कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर यहाँ पर रहेगा आपका। क्या रहेगा यहाँ पर, इसका मात्रा क्या है इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर आप देखिए 9 × 10⁹ और यहाँ से 6 × 4 और 2 का वर्ग करेंगे 4 और मीटर स्क्वायर का वर्ग करेंगे मीटर स्क्वायर और यहाँ से देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ से कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट जाएगा और नीचे से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 4 कटेगा और 9 में 6 का गुणा करेंगे 54 × 10⁹ न्यूटन आ गए आपका बल का मान। या इसी को लिख सकते हैं आप 5.4 × 10⁻10 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो बिंदु आवेश +4 कूलम और +6 कूलम के एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए मान लीजिए पहले को मान लिया है Q1, दूसरे को मान लिया है Q2। जरूरी नहीं है कि हम इसी को Q1 मान रहे हैं तो आप भी मानिए, आप इसको भी मान सकते हैं, Q2 इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी आप लोग Q1 Q2 मान सकते हैं। इससे आंसर पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका सवाल भी गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर हमने Q1 इसको मान लिया +4 कूलम और Q2 +6 कूलम। फिर हमने सूत्र लगाया बल का, स्थिर वैद्युत बल का इनके बीच लगने वाला Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर, फिर मान रखा सभी का और हल करते गए और यहाँ पर आ गया 5.4 × 10⁻10 न्यूटन आ गया। इस तरह से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और अगली वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, देखिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसका मान कितना होता है, उसकी बीमा क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलम के नियम पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।